एक भीड़-भाड़ वाली सड़क, दो अलग-अलग दुनियाओं से आए लोग और एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। कुछ कहानियां शुरू होती हैं चुपचाप, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ आंसू नहीं बहते, आत्माएं। कांप जाती है। वो जो हमें कमजोर लगता है हमेशा वैसा नहीं होता, और जो ऊपर बैठा है हमेशा सही नहीं होता। लेकिन जब जिंदगी खुद जवाब देने लगती है तो हर रिश्ता, हर पहचान और हर झूठ की परत खुलने लगती है, एक एक करके। ये सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो कभी जुबान से नहीं निकला, लेकिन एक दिन सबको सुनाई दिया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। एमजी रोड, पुणे की सबसे व्यस्त सड़क, उस दिन कुछ अलग सी लग रही थी। दोपहर के 3 बजे थे, धूप ज्यादा तेज थी, लेकिन उस भी एक वृद्ध आदमी, जिनकी त्वचा धूप और दुख से कली पड़ चुकी थी, एक कोने में फूल बेच रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सिर्फ सालों की अनादर की चुप्पी को बयान करती है। उनका हाथ कांप रहा था, फिर भी हर आते जाते व्यक्ति को मुस्कुरा कर फूल देने की कोशिश कर रहे थे। लोग चलते रहे, कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा। तभी एक चंचल हंसी की आवाज सुनी दी। आरव मेहता, पुणे के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, डिजाइनर कपड़ों में, सनग्लासेस पहने, 3 दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजारता है। उसके चेहरे पर एक अहंकार था, जैसे दुनिया उसके कदमों में हो। उसने उस वृद्ध को देखा और हंस पड़ा। अरे देखो यार, यह जिंदा भी है। उसके दोस्तों ने भी हंसी उड़ाई। आरव ने एक फूल उठाया, यूं कुचल दिया और बोला, तू क्या समझता है अपने आप को, एक बेकार सड़क पर बैठने वाला जीव। सारी एमजी रोड एक पल को चुप हो गई। जहां सब कुछ तेज था, वहां अब एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वृद्ध ने अपने कांपते हाथ उठाए, आरव के चेहरे की तरफ देखा। आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द था, और थप्पड़ जोर से आरव के गाल पर पड़ा, एक सुखद और निर्मम आवाज के साथ। थापड़। हर कोई रुक गया। मोबाइल फोन्स निकाल आए, वीडियोस चालू हो गए। और आरव, वो सन्ना रह गया। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे हाथ भी लगा सकता है। उसके लिए तो पैसा, नाम और उसका परिवार ही कानून था। लेकिन इस एक थप्पड़ ने सब कुछ हिला दिया। उसने उस वृद्ध की आंखों में देखा, कुछ तो था वहां, कुछ जाना पहचाना। पर क्या, उसे समझ नहीं आया। तभी पुलिस आई, लोगों के कहने पर उस वृद्ध को उठाकर ले गई। आरव कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ देखता रहा। लोग वापस अपने काम में लग गए, लेकिन एक भरी सी हवा अब भी वहां थी, जैसे कुछ तो छुप गया हो उस थप्पड़ के नीचे। अगले दिन से इंटरनेट पर आग लग गई। बिलियनर के बेटे को एक भिखारी ने मारा। हर जगह मीम्स, रील्स, ट्वीट्स। आरव का चेहरा वायरल हो गया। लोग उसे हीरो नहीं, एक स्पॉइल्ड ब्रेट कहकर मजाक उड़ाया रहे थे। लेकिन वायरल होने के बाद भी सबसे अजीब बात यह थी, आरव खुद भी अंदर से कुछ अजीब महसूस कर रहा था। हर रात सूते वक्त उसके दिमाग में वही थप्पड़ गूंजता, और उस वृद्ध की आंखें, उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थी, जैसे वो जानता हो आरव को, उससे भी ज्यादा खुद आरव से। और तभी एक रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि वही वृद्ध एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है, एक अंधेरा कमरा है, और उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर है। उसने बोला, तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सका। आरव ने झटके से आंख खोली, पसीने में भीगता हुआ। कुछ तो गलत था, बहुत कुछ गलत था। उसने तय किया, वो जानकर रहेगा कि कौन था वो आदमी, क्यों उसने थप्पड़ मारा। क्या सिर्फ अपमान की वजह से, या कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ जो उसके खुद के पास्ट से जुड़ा हुआ था। उसने अपने दिल से एक आवाज सुनी, जो थप्पड़ तुझे लगा वो सिर्फ तेरा नहीं था, वो एक कहानी थी, और अब तुझे वो कहानी समझनी पड़ेगी। आरव के लिए जिंदगी में पहली बार सब कुछ रुक गया था। वो लड़का जो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस, पैसा और पावर के साथ चलता था, अब अपने आप से भी आंख मिलाने से कतरा गया था। एमजी रोड का थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं लगा था, उसकी रूह तक चला गया था। हर जगह उसकी बदनामी हो रही थी। कॉलेज के कॉरिडोर्स में फुसकियां होती, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते, न्यूज एंकर्स छोटी छोटी क्लिप्स में उसे कैरेक्टरलेस कहकर जज करते। आरव ने फोन बंद कर दिया।
अपने दोस्तों से मिलना खोद दिया, पर सबसे ज्यादा उसने अपने आप से बात करना छोड़ दिया। लेकिन रातों में नींद नहीं आती थी। एक अजीब सी हलचल थी उसके अंदर। रोज उस वृद्ध का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो आंखें जिसमें नफरत नहीं थी, सिर्फ एक दर्द था। जैसे वो इंसान नहीं, एक छुपा हुआ राज था। एक दिन जब उसकी माँ मीरा उसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आई, आरव ने कैजुअली पूछा, माँ, क्या पापा का कोई दोस्त था जो बिजनेस में पहले था पर फिर अचानक गायब हो गया? मीरा ने झट से जवाब दिया, ऐसे तो कई लोग आए गए होंगे बेटा, तुम्हें ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? आरव चुप रहा। उसने महसूस किया कुछ तो छुपा जा रहा है। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव ने अपने लैपटॉप खोला और पुणे के होमलेस शेल्टर्स और पुलिस रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया। एक पुरानी रिपोर्ट में उसने एक नाम देखा, श्याम तिवारी। उसी दिन का इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा था, स्ट्रीट वेंडर स्लैप्ड माइनर, टेकन इनटू कस्टडी, लेटर रिलीज्ड ड्यू टू एज एंड लैक ऑफ कंप्लेंट। नाम सुनते ही कुछ हिल गया उसके अंदर। उसने उस नाम को इंटरनेट पे सर्च किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तब उसने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड प्रतीक से मदद मांगी, जो अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुका था। मुझे पता करना है ये श्याम तिवारी कौन है, आरव ने सिर्फ इतना कहा। प्रतीक ने आंखों में कुछ अलग ही देखकर पूछा, किसी केस के लिए? आरव ने बस बोला, नहीं, किसी जिंदगी के लिए। 3 दिन बाद प्रतीक ने फोन किया, आरव, जो तुमने बोला था ना, ये सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं है, ये कुछ और है। उसने आरव को एक पुरानी फाइलें भेजी जिसमें श्याम की कुछ पुरानी फोटोज थी। एक फोटो में वो एक नौजवान था, सूट पहना हुआ, किसी नए ऑफिस के सामने खड़ा था। पहचान में मुश्किल, लेकिन आंखें वही थी। उसके पीछे एक नाम बोर्ड था, मेहता एंड तिवारी एसोसिएट्स। आरव ने आंखों से वो नाम पढ़ा, तिवारी। उसके पिताजी का बिजनेस मेहता ग्रुप के नाम से ही तो मशहूर है। तिवारी कहाँ गया? प्रतीक ने बताया कि श्याम तिवारी कभी विक्रम मेहता, आरव के पिताजी, के सबसे करीब पार्टनर हुआ करते थे। दोनों ने मिलके एक नए बिजनेस की शुरुआत की थी। पर एक दिन श्याम अचानक कंपनी से निकाल गया। न कोई प्रेस नोट, न फेयरवेल, बस छुप सा गया। लोगों ने बोला था कि श्याम को कुछ पैसों की दिक्कत हुई थी, गैम्बलिंग में सब कुछ गवा दिया था, पर रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। पर सबसे बड़ी बात, श्याम का एड्रेस पहले मेहता मेंशन का एक विंग था। एक ही छत के नीचे रह चुका था वो। आरव का दिमाग चक्कर खा गया। उस रात आरव ने अपने पिता के पुराने स्टडी रूम में घुसकर कुछ पुरानी फाइल्स तलाशी। वहां एक पुराना खोलने वाला डायरी मिला। उस डायरी में पेजेस पे पेजेस लिखे थे, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, अपॉइंटमेंट्स, लेकिन एक नाम बार बार लिखा गया था, श्याम। श्याम से मिलना है, श्याम को प्रोजेक्ट पिच दिखानी है। श्याम और मैं लखनऊ जा रहे हैं क्लाइंट मीट के लिए। पर एक पेज था जो आधा फादा हुआ था, सिर्फ एक सेंटेंस पूरा दिखा। उसने मुझसे सिर्फ विश्वास मांगा था और मैं, उस टुकड़े ने आरव को हिला दिया। उसने अपने पिताजी से कभी इस नाम का जिक्र नहीं सुना था। कैसे हो सकता है? कैसे वो इंसान जिसके साथ उन्होंने बिजनेस किया, जिनके साथ सफर किया, एक दिन सड़क पर फूल बेच रहा हो और कोई कुछ ना कहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसने उसे थप्पड़ मारा? क्या सिर्फ अपमान का बदला, या एक ऐसा दाढ़ जो सिर्फ अपने से जुड़े इंसान को ही महसूस कराया जा सकता है? अगले दिन आरव एक छोटी सी चाय की दुकान के पास उसी एमजी रोड के कोने में खड़ा था। उसने देखा, वही आदमी, वही आंखें, वही फूलों की टोकरी। पर उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, और शायद एक अनजाना रिश्ता भी। आरव ने दिल में सोचा, ये आदमी मेरे पिताजी के साथी थे और अब मैं उनका क्या हूं? शायद जवाब उसके पास अभी नहीं था, पर उसने तय किया, जब तक पूरी कहानी समझ नहीं आएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। उस थापड़ ने जो दरवाजा खोला था, उसके पीछे एक पूरी दुनिया थी, जिसमें सच्चाई छुपी थी और जख्म जो कभी भर नहीं पाए। और आरव को अब वो दुनिया देखनी थी। हर एक टुकड़ा जोड़ना था, हर एक दाढ़ महसूस करना था। आरव की जिंदगी अब किसी पुरानी किताब जैसे हो गई थी, जिसका हर पन्ना किसी छुपे हुए राज का पत्ता खोलता जा रहा था। वो हर रात उसी सपने में खो जाता,
श्याम की आंखें, उसका थप्पड़ और एक आवाज जो कहती थी, जो मुझे छोड़ा गया था वो मेरा था। हर सुबह जैसे एक नए बोझ के साथ उठता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका सबसे बड़ा सवाल ये होगा, मैं कौन हूं और मेरे पिता का सच क्या है। उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसका घर, सब कुछ उससे दूर जा रहा था, जैसे मिट्टी से बनी मूर्ति बारिश में पिघल रही हो। प्रतीक ने फिर एक दिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया। आरव, मुझे पता चला है कि श्याम एक पुराने बैंड पड़ गए मंदिर में रहता है। कोई नहीं जाता वहां। वो वहां अकेला होता है और कभी कभी लोगों को बस फूल बेचता है। आरव ने बिना सोचे कहा, मुझे वहां ले चलो। रात होने से पहले वो दोनों उस मंदिर के पास खड़े थे। मंदिर के बाहर कुछ टूटे हुए दिए, एक पुरानी मूर्ति जिसमें भगवान के चेहरे से रंग उतर चुका था, और एक कोने में श्याम एक चटाई पर बैठा फूलों की माला बनाता हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें शांत थी, जैसे सब कुछ जानकर भी कुछ कहने का मन ना हो। आरव ने सामने जाकर बैठने की हिम्मत जुटाई। उसने हंसते हुए लेकिन आंखों में शर्म के साथ कहा, मैं वही लड़का हूं, MG रोड वाला। श्याम ने बिना आंख उठाए कहा, मैं जानता हूं। चुप हो गई जगह। हवा रुक गई। मंदिर की घंटी दूर कहीं बज रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा था। आरव ने थोड़ा झुक कर कहा, मैं शर्मिंदा हूं उस दिन के लिए। श्याम ने इस बार उसकी तरफ देखा, सीधी आंखों में आंख डाली और बोला, तू सिर्फ एक झालकी था, जख्म तो पुराना है। आरव ने फिर कहा, मैं जानना चाहता हूं सच। आप मेरे पिता के साथ ही थे ना? मुझे प्रतीक ने बताया। श्याम थोड़ा मुस्कुराए, जैसे किसी ने अंधेरे में पुरानी यादों की झलक दिखाई हो। हाँ, एक समय था जब विक्रम और मैं सपना देखा करते थे, साथ चलने का, साथ जीतने का, साथ गिरने का। लेकिन फिर पैसा आया, और पैसा इंसान को सबसे पहले याद दिलाता है कि कौन अपना नहीं है। उसने एक पुराना लिफाफा अपनी पुरानी झोली से निकाला। तेरा पिता लिखता था कभी कभी, ये देख। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, विक्रम मेहता के हाथ से लिखी गई। हर अक्षर में घबराहट थी, जैसे कोई सच लिखने से डरते हुए लिख रहा हो। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना श्याम, मैंने जो किया उसका कोई सवाब नहीं। तू मेरा भाई था, लेकिन मुझे डरा लगता था तू ज्यादा समझदार था, लोग तुझे ही सुनते थे। मुझे लगता था तू सब कुछ ले जाएगा। मैंने उसी डर में वो किया जो अब तक सिर्फ तू जानता है। आरव का हाथ कांप गया। उसने उस चिट्ठी को ऐसे पकड़ा जैसे वो उसके पिता का ज़मीर हो। ये कब लिखी गई थी? आरव ने पूछा। श्याम ने जवाब दिया, उस दिन जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था और एक पुराना टेस्टामेंट जला दिया गया था, जिसमें मेहता एंड तिवारी का मालिक मैं था, सिर्फ मैं। आरव जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी सांस तेज हो गई। मुझे उस टेस्टामेंट के बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ है वो? तब श्याम ने कुछ और नहीं कहा, बस अपने हाथों में एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली। इससे जा, पुराने कोठी के स्टडी रूम के पीछे की दीवार तोड़, एक कॉफर मिलेगा। उसमें सब कुछ है, पर सिर्फ तभी खोलना जब सच झेलने की ताकत हो। उस रात आरव घर आया बिना किसी से बात किए। सीधा उस पुरानी हवेली गया जो कभी मेहता परिवार का असली घर हुआ करती थी। सब कुछ बैंड था, धूल से भरा हुआ। हर कोने में समय की एक थिक लेयर थी। लेकिन उसने अंदर घुसकर श्याम के बताए स्टडी रूम में जाके दीवार की पीछे की एक छोटी सी दीवार पर हाथ मारा। आवाज हल्की सी आई और एक छोटी से वक्ती में एक पुरानी ब्रिक को हटाकर उसने एक सीक्रेट स्पेस खोला। वहां एक लोहे का छोटा सेफ था। चाबी घुमाई, क्लिक। अंदर एक ब्राउन एनवेलोप था। उस पर लिखा था, विरासत सिर्फ सच के लिए। उसने एनवेलोप खोला। अंदर एक असली टेस्टामेंट था, सील और सिग्नेचर के साथ। उसमें क्लियरली लिखा था, पुरी मेहता एंड तिवारी इंडस्ट्रीज का असली हकदार श्याम तिवारी। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही डॉक्यूमेंट था जो उसके पिता ने कभी सबसे छुपाकर जला दिया, कहकर खत्म कर दिया था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी भी जिंदा था, जैसे सच हमेशा जिंदा रहता है। उस रात आरव घर वापस आया, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसे छोड़ा था। उसके कमरे के हर ऑब्जेक्ट, हर कंफर्ट अब एक धोखा लगने लगा।
उसने अपने महल जैसा बेडरूम देखा और महसूस किया, यह सब किसी और के खून से बना है। उसने अपने पिताजी की तरफ देखा और अंदर से टूट गया। वो झूठ जिस पर उसका पूरा घर बना था, अब उसके हाथों में राख बनकर गिर रहा था। और इस बार आरव उस राख को हवा में उड़ने नहीं देना चाहता था। जब सुबह की पहली रोशनी आरव के कमरे के पर्दे से छन्नी, उसकी आंखें लाल थी, नींद से नहीं, लेकिन सच्चाई के बोझ से। पिछली रात उसके हाथों में जो विरासत थी, उसने सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि पूरे मेहता परिवार के नींव को हिला दिया था। उसने वो स्टेटमेंट बार बार पढ़ा था। हर अक्षर एक चिंगारी था, हर सिग्नेचर एक सबूत। आरव ने उस रात कुछ नहीं खाया। उसका गाला सूख गया था, जैसे शब्दों का बोझ उसकी जुबान तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। हर तस्वीर, हर ट्रॉफी, हर शेल्फ में रखे अवार्ड अब उसे चेहरों के बीच छुपे हुए पाप दिखाई देने लगे। उस दिन के बाद आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ अंदर से टूट चुका था। उसने छुपके से श्याम से मिलना जारी रखा, बिना किसी को बताए। हर बार वो उससे मिलता, कुछ ना कुछ और खुल जाता। श्याम, जो कभी खुद भी एक सम्मानित व्यापारी था, अब सिर्फ एक कहानी बन गया था। उसकी आंखों में जिंदगी के हर मोड़ का दाढ़ था। नफरत नहीं, सिर्फ व्याथा थी। आरव उसे रोशनी के समय मिलता, एक छोटी सी टोकरी में फूल ले जाता और छुपकर सुनता पुरानी यादें, छोटी छोटी बातें, ऐसे मोड़ जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्याम बताता कैसे विक्रम और उसने कॉलेज से निकालते ही एक प्लान बनाया था, देश में अपना बिजनेस एम्पायर बनाने का। दोनों ने अपने पिताओं से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक दूसरे पे भरोसा किया। लेकिन जहां श्याम लोगों से जुटता गया, विक्रम सिर्फ प्रॉफिट देखने लगा। आरव चुपचाप सुनता रहता। श्याम के हर लफ्ज में एक कहानी होती थी, और हर कहानी में विक्रम का एक चेहरा होता था, जो उसके घर के ड्राइंग रूम में लगाए उस बड़े फ्रेम से बिल्कुल अलग था। एक दिन श्याम ने आरव को एक छोटी सी डायरी दी। ये सिर्फ मेरे लिए लिखी थी, पर अब लगता है तुझे पढ़नी चाहिए। उस डायरी में श्याम के हाथ से लिखी हर बात में एक नया सच छुपा था। एक जगह लिखा था, मीरा कभी मेरी थी, या शायद मैं उसका था। पर जब विक्रम ने उसे चुना, मैंने पीछे हटना सही समझा। पर क्या मैं गलत था? आरव ने वो पन्ना पढ़ते ही डायरी बंद कर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मीरा, उसकी मां। उसने श्याम की तरफ देखा, पर श्याम चुप रहा, जैसे अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। अगले कुछ दिनों तक आरव ने अपने घर के अंदर से दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब उसके लिए ड्राइंग रूम में रखी हर छोटी चीज में एक झूठ छुपा था। उसने अपने पिता से बचकर एक एक डॉक्यूमेंट देखना शुरू किया, कंपनी के पुराने फाइल्स, रजिस्टर और ऑडिट्स। हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी ने सालों तक सच्चाई को फाइल के नीचे दबा कर रखा हो। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब एक पुरानी फाइल में उसने एक पेपर देखा, जिसमें लिखा था, मूल निवास प्रमाण पत्र, श्याम तिवारी, मेहता हवेली, पुणे। एक वक्त था जब श्याम उसी घर का हिस्सा था। श्याम का एक और राज सामने आया। उसने कभी किसी कोर्ट में अपना अधिकार नहीं मांगा। क्यों? आरव ने पूछा। श्याम ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं हार गया था बेटा। सिर्फ बिजनेस नहीं, अपना ही भाई हार गया था। और उस हार के बाद क्या बचा था? सिर्फ खामोशी। आरव ने उस रात पहली बार अपने दिल में एक नया जज्बा महसूस किया। गुस्सा नहीं, लेकिन जिम्मेदारी। उसने सोचा, अगर श्याम ने अपना सच दबा दिया, तो क्या उसका फर्ज नहीं कि वो उस सच को दुनिया के सामने लाए? एक रात आरव चुपके से घर के बेसमेंट में गया। उसने वहां एक पुरानी लॉकर ओपन की, जिसमें कुछ और फाइल रखी थी। उस फाइल में कंपनी के ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन पेपर्स थे। हर पेज में 2 सिग्नेचर थे, विक्रम मेहता और श्याम तिवारी। एक जगह लिखा था, इक्वल पार्टनर्स, 50-50। आरव के हाथ थांदे पड़ गए। उसने अपना फोन निकाला, एक फोटो खींची और प्रतीक को भेज दिया। ये सब अब सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, और लोगों को सच सुनना चाहिए। लेकिन इस सच का एक भारी दाम था। आरव ने पिताजी से दूरी बनाना शुरू किया। पहले सिर्फ डिनर मिस करता था, अब उनसे आंख मिलाने से भी कतराता था। विक्रम ने एक रात जब पूछा, सब ठीक है बेटा? तो आरव ने पहली बार उस आवाज में एक डर महसूस किया। सब ठीक है, आरव ने झूठ बोला, लेकिन आंखों में सच था। उसने अपने कमरे में जाके टेस्टामेंट को एक बार फिर पढ़ा और सोचा, मैं इस झूठ के महल में कितनी देर और रह सकता हूं?
उस रात उसने एक वीडियो बनाया, एक छोटा सा वीडियो जिसमें उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ एक आवाज थी, एक बेटा की आवाज जो पूरे देश को कह रहा था, कई बार घर सिर्फ ईंट से नहीं, झूठ से भी बने होते हैं और कभी ना कभी उन्हें गिरना पड़ता है। उसने वीडियो पोस्ट किया, नाम के बिना, बिना किसी वजह के, सिर्फ सच के लिए। रात का खाना एक फॉर्मल और ठंडा रिचुअल बन चुका था। डाइनिंग टेबल पर आज भी वही चमकती क्रॉकरी थी, वही सिल्वर का कटलरी, लेकिन आज का खाना किसी भी रूप में स्वादिष्ट नहीं था। मीरा चुप थी, जैसे हर रात, और विक्रम मेहता अपने बिजनेस कॉल्स में व्यस्त हमेशा की तरह। लेकिन आरव की आंखों में एक शब्द था जो बर-बर उभर रहा था, श्याम। उसका हर पल, हर सोच अब उस नाम के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन आज वो चुप नहीं रहना चाहता था। एक बिजनेसमैन की पार्टी के बहाने एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर फिक्स हुआ। विक्रम ने कई बड़े लोग बुलाए थे, जर्नलिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और कुछ फैमिली फ्रेंड्स। आरव, जो अक्सर इस तरह के इवेंट्स में सिर्फ एक फॉर्मल स्माइल के साथ होता था, आज कुछ और था। उसके अंदर कुछ उबाल रहा था, जैसे कोई सच उसके होंठ तक आ गया हो जो छुपाया नहीं जा सकता। खाने के दौरान एक जर्नलिस्ट ने कैजुअली पूछा, विक्रम जी, आपके इनिशियल बिजनेस पार्टनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्याम तिवारी, वो नाम पुरानी फाइल्स में अक्सर मिलता है। विक्रम के हाथों का चमच रुक गया, हंसी बनावटी हो गई। अरे वो तो सिर्फ एक शुरुआती संपर्क था, बिजनेस संभल नहीं पाए, छोड़ दिया। आरव ने इस झूठ को और नहीं झेल पाया। उसने टेबल के बीच में बोल दिया, आप जानते हैं कि उन्होंने कंपनी बनाई थी और आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। सब थिथक गए। टेबल पर सन्नाटा छा गया। विक्रम के चेहरे से रंग उतर गया, आंखें गुस्से से भारी, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। तुम्हें कुछ पता नहीं बेटा, वो एक बेकार नशीली आदत में डूबा आदमी था। मैं ही था जिसने फैमिली का नाम बचाया। या सच छुपाया? आरव ने ठंडे लेकिन काटने वाले स्वर में कहा, मैं जानता हूं, ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास हैं, उनकी हैंडराइटिंग, उनका नाम, हर डॉक्यूमेंट में वो थे। उनका सच आपने दबाया, उनके जीवन को बर्बाद किया। विक्रम ने गुस्से में आंखें फैलाई, तुम मेरे बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं अब सिर्फ आपका बेटा नहीं हूं, आरव ने कहा। मैं एक इंसान हूं जो उस सच का बोझ लेकर जी रहा है जो आपने छुपाया। डिनर अधूरा छोड़ा गया। मीरा समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वो चुप रही, लेकिन आंखों में पहली बार सवाल थे। रात को घर लौटने के बाद ड्राइंग रूम में एक संवाद हुआ, पहला सच्चा और कठिन। विक्रम और आरव, पिता और बेटा, लेकिन आज एक दूसरे के विरोधी। विक्रम ने गुस्से में कहा, मैं ही था जिसने तुम्हारा फ्यूचर बनाया, वो आदमी कुछ नहीं था। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कठोरता। आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। आपने एक औरत से उसका प्यार छीना, एक भाई से उसकी इज्जत छीनी और एक पूरे वंश से उसका सच छीन लिया। उस रात आरव ने पहली बार अपने पिताजी से डर नहीं महसूस किया। उसने कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अगर आपने उसका नाम मिटाया तो मैं उसे दुनिया के सामने लाऊंगा। जिस थप्पड़ से सब शुरू हुआ था, अब वो एक कहानी बन चुका है और अब दुनिया सुनेगी। विक्रम की आंखों में एक थकान थी। शायद अंदर कहीं वो जानता था कि सच के आगे किसी की जीत नहीं होती। मीरा ने सारी बात सुनी, छुपके से दूर से। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच क्या है, मुझे बताओ। विक्रम चुप रहा। आरव ने उसके हाथ में डायरी, स्टेटमेंट और चिट्ठी दी। मीरा ने सब कुछ पढ़ा। हर शब्द उसके विश्वास को तोड़ता गया। और जब उसने लास्ट लाइन पढ़ी, मैंने सिर्फ अपने भाई पर विश्वास किया था। उसने डायरी बैंड की और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहां जा रही हूं। उस रात घर में सिर्फ दो आदमी थे, एक जो कभी सच के ऊपर राजा बना था और दूसरा जो अब उस सच को दुनिया के सामने लाने जा रहा था। आरव ने अपने कमरे में जाके एक और वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार उसने चेहरा दिखाया, नाम नहीं बोला, लेकिन आंखों में पूरा दाढ़ था। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ एक झटका नहीं होता, कभी वो पूरे वंश की कहानी होती है। कभी एक आदमी का दाढ़ एक पूरे समझ का दर्पण बन जाता है। वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे में वायरल हो गया। लोग उसके अंदाज, उसकी ईमानदारी
और उसके आंखों में छुपी कहानी को समझ गए। पर अब आरव के पास समय नहीं था रुकने का। उससे आगे बढ़ना था, सच को पूरा करना था और सबसे पहले श्याम से मिलकर उसका आशीर्वाद लेना था। रात के 2 बजे थे। पुणे की सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा था। शहर सो रहा था, लेकिन एक वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया था। एक यंग लड़का, आंखों में लालिमा, आवाज में थरथराहट, बिना नाम लिए एक कहानी सुना रहा था। उसकी बातों में झूठ की जगह नहीं थी। हर लफ्ज एक छुपा हुआ दर्द था। कभी कभी एक थप्पड़ पूरी जिंदगी की कहानी बोल जाता है। वीडियो वायरल हो गया, सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन देश के बाहर भी। हर जगह लोग इस लड़के के हिम्मत को सल्यूट कर रहे थे और कुछ लोग तो पहचान भी गए थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज विक्रम मेहता का बेटा ही था, ये छुप नहीं सकता था। आरव, जिसने अपना पूरा दिल खोलकर रात के सन्नाटे में सच बताया था, अब खुद भी इस तूफान से कांप रहा था। उसका फोन चिल्ला रहा था। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मिस्ड कॉल्स। जर्नलिस्ट्स, प्रोफेसर्स, कॉलेज फ्रेंड्स, अननोन नंबर्स, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये तुम हो? उसने फोन बंद कर दिया। उस रात उसने किसी से बात नहीं की। बस छुपके से एक छोटी सी टोकरी में फूलों का गुलदस्ता बनाया और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह की पहली रोशनी के साथ आरव ने टेंपल की ओर रुख किया। वही पुराना टूटा फूटा मंदिर, और वहीं एक कोने में बैठे थे श्याम, हाथ में माला, आंखों में शांति, जैसे दुनिया के हंगामे से उनका कोई लेना देना ही ना हो। आरव ने चुपके से उनके पास जाके प्रणाम किया। श्याम ने आंखें खोली, एक पल के लिए देखा और फिर मुस्कुराए। मैं समझ गया था, उन्होंने कहा। जब तूने वो पहला सवाल पूछा था, उसी दिन समझ गया था कि तू अलग है। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं कुछ नहीं समझ पाया था दादाजी, आपको पहचाना भी नहीं, आपके सामने खड़ा होकर अपमान किया। श्याम ने उसके हाथ पकड़कर कांपते स्वर में कहा, तुझ में वो हिम्मत है जो तेरी पूरी नस्ल में किसी में नहीं थी। थप्पड़ मैंने दिया लेकिन सच टून जगाया। पहली बार आरव ने उन्हें दादाजी कहा और उसे एक शब्द में सारी दूरी, सारी छुप छुपी पिघल गई। मंदिर के उस कोने में दोनों चुप बैठ गए। आसमान में धूप थोड़ी थोड़ी उतर रही थी, लेकिन उनके बीच जो रोशनी थी वो किसी धूप की मोहताज नहीं थी। आरव ने कहा, मैं आपकी कहानी सबको बताना चाहता हूं, पूरा सच, जिसमें आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो। अब कोई छुपाएगा नहीं दादाजी। श्याम ने सिर्फ इतना कहा, मुझे नाम या पैसा नहीं चाहिए, बस एक वचन दे कि कोई और श्याम किसी और एमजी रोड के कोने में यूं न बैठा रहे। उस समय आरव को लगा वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लिख रहा, एक समझ के लिए मिसाल तैयार कर रहा है। उसने एक और वीडियो बनाने की ठानी, इस बार पूरा सच, नाम के साथ। लेकिन घर वापस जाने से पहले उसने एक और बात की, मैं आपको एक डिनर पर ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ, सिर्फ मैं, आप और मां। श्याम ने आंखें बैंड करके सिर हिला दिया। वक्त आ गया है, पर तैयार रहना बेटा, हर सच की एक कीमत होती है। आरव ने घर जाके मां को सब बताया। मीरा, जो कुछ दिनों से बेहद चुप थी, डायरी और पेपर्स पढ़कर अंदर ही अंदर बिखर चुकी थी। जब उसने सुना कि डिनर में श्याम भी होंगे, उसका चेहरा पहली बार रंग बदल गया। वो जिंदा है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने हाँ। मैं सर हिलाया। मैं उनसे मिलने के लायक नहीं हूं, मीरा ने कहा, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे एक पुरानी याद जो आंखों के कोने से निकालने को तैयार हो। मैं सिर्फ सुनना चाहती हूं, उनकी आवाज, उनका सच। आरव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, बस एक डिनर, एक सच चाय का भोज। इस दौरान वीडियो और वायरल पोस्ट्स की वजह से पूरी मीडिया आरव के पीछे थी, लेकिन उसने हर इंटरव्यू, हर कमेंट से बचने की कोशिश की। सिर्फ एक नाम ट्रेंडिंग में था, श्याम बाबा, द फॉरगॉटन फाउंडर। टेंपल के बाहर लोग आने लगे, फूल चढ़ाने लगे, कपड़े देने लगे। कोई उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद मांगता, तो कोई सिर्फ आंखों में आंसू लेके सामने बैठ जाता। श्याम, जो सालों तक सिर्फ हवा के झोंकों और भूख से बात करता था, अब समझ के दिल में जगह बना चुका था। श्याम के पास एक दिन एक छोटी सी लड़की आई, जिसे उसने कभी एक बार बिस्किट दिया था। उसने कहा, बाबा, आप हीरो हो। श्याम ने मुस्कुराकर बोला,
मैं सिर्फ एक कहानी हूं जो देर से पढ़ी गई, और शायद इसी देर ने उस कहानी को अमर बना दिया। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। आरफ जानता था, जब डिनर होगा, जब माँ सामने बैठेंगी, जब आंखों में सिर्फ खामोशी होगी, तब वो सच सामने आएगा जो अब तक सिर्फ लिखा गया था, बोला नहीं गया था। और उस रात, उस डिनर के लिए एक कुर्सी और रखी गई, एक खाली कुर्सी। उस कुर्सी का नाम था विश्वास। क्या मीरा उस विश्वास को लौटा पाएगी? क्या श्याम उस भूल को माफ कर पाएंगे? और क्या आरव एक पूरी नस्ल की छवि को फिर से रोशन कर पाएगा? आरव के वीडियो ने सिर्फ इंटरनेट नहीं, पर पूरे मेहता घराने के दरवाजों तक सच्चाई की हवा पहुंचा दी थी। सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स और कॉलेज फोरम्स पर बस एक ही चर्चा थी। वो लड़का कौन था जिसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई? लेकिन अब किसी को शक नहीं रहा। चेहरा सामने आ चुका था। आरव मेहता, विक्रम मेहता का बेटा। और इस सच के आगे कोई पीआर, कोई प्रेस रिलीज, कोई पैसा कुछ नहीं कर सकता था। हर जगह रिपोर्टर्स, हर मोड पर कैमरास, हर कॉल में सवाल। आरव ने फोन बंद कर दिया, लेकिन जहां भी जाता लोग उसे पहचान जाते। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन एक गर्व भी, सच बोलने का गर्व। लेकिन घर के अंदर एक और कहानी चल रही थी। विक्रम मेहता, जिसने हमेशा अपने नाम और इज्जत पर नाज किया, अब पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। वो ड्राइंग रूम, जहां कभी उसने बिजनेस डील साइन किए थे, अब उससे एक कोर्ट रूम लगता था। हर छुपी हुई फाइल, हर फोटो फ्रेम में छुपा एक झूठ उसे घुरता जा रहा था। उस रात जब मीरा घर लौट कर आई थी, उन्होंने एक शब्द भी विक्रम से नहीं कहा। वो सिर्फ आरव को देखकर हल्का सा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। और फिर सब कुछ फट गया। एक बड़े न्यूज़ चैनल ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट चला दी। द फॉरगॉटन पार्टनर, श्याम तिवारी एंड द मेहता एम्पायर। हर डिटेल दिखाई गई थी। डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल सिग्नेचर्स। एक ही रात में पूरा देश जानता था कि मेहता एम्पायर का आधा हिस्सा कभी श्याम तिवारी का था। आरव का वायरल वीडियो अब एक साक्षात सबूत बन गया था। लेकिन इस सच के साथ मेहता परिवार में एक आग लग चुकी थी। विक्रम ने उस रात आरव का सामना किया, पहली बार, बिना सामने कैमरा के। ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे। आंखों में कोई प्यार नहीं, सिर्फ इतिहास था। क्या चाहिए तुम्हें? विक्रम की आवाज में थाकन थी, लेकिन उसकी ईगो अब भी जीवित थी। आरव ने सीधा जवाब दिया, सच और श्याम को इंसाफ। विक्रम ने टेबल पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, नाम, पैसा, पोजीशन। तुम मुझसे ही सब कुछ छीन रहे हो। आरव का चेहरा सूख गया। मैं सिर्फ वही छीन रहा हूं जो कभी आपने किसी और से छीना था। उस पल विक्रम की आंखों में आंसू उभर आए, लेकिन गुस्से के साथ। वो आदमी एक नशीली जिंदगी जी रहा था जिसमें कंपनी डूब जाती। आरव ने डायरी निकाली, श्याम की लिखी हुई। ये पढ़ लीजिए। उसमें ना पैसा है, ना लालच, सिर्फ विश्वास है जो आपने तोड़ा। विक्रम डायरी उठाकर देख नहीं पाया। उसका हाथ कांप गया। तुम कुछ नहीं समझ सकते आरव। उस वक्त जो फैसला मैंने लिया था, वो समय की मांग थी। समय की मांग थी या आपके डर का परिणाम? आरव ने पूछा। आप डर गए थे कि श्याम उनसे बेहतर निकलेगा जिनके बीच आप खुद को सबसे ऊंचा समझते थे। आपने यूं से हरा दिया, लेकिन खुद को कभी जीत नहीं पाए। विक्रम की आंखों में एक छोटी सी झलक थी, या तो पछतावे की या तो हार की, लेकिन वो झलक जल्दी ही गायब हो गई। उसी रात जब मीरा ने पूरा विवाद सुना, वो ड्राइंग रूम में आए। दोनों आदमियों के बीच छुपी हुई उस औरत की आवाज सबसे गहरी लगी। आप दोनों सच बोल रहे हैं और आप दोनों गलत भी हैं। उसने विक्रम की तरफ देखा। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि श्याम मेरा क्या था। और आरव की तरफ मुड़कर कहा, और तुमने मुझे सच बताने से पहले वीडियो बना दिया। घर का पूरा एयर ठंडा हो गया। श्याम मेरे दिल के बहुत करीब था, मीरा ने कहा। हम दोनों कॉलेज के दोस्तों से ज्यादा थे। पर जब विक्रम ने हाथ मांगा, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सोचा, नए रिश्ते में पुराने यादों को दफन कर दूं। लेकिन दफन की गई यादें कभी मिटती नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक थकावट थी। और जब मैंने सुना कि श्याम सड़क पर था और हम यहां महल में, तो मुझे लगा मैं भी दोषी हूं। आरव चुप था।
उसने सोचा था कि उसके पिता ही गलत थे, लेकिन उस रात उसे समझ आया, कभी कभी एक झूठ कई लोगों की खामोशी से जीवित रहता है, और कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ा पाप लगता है क्योंकि उसमें सबका चेहरा दिख जाता है। रात के आखिरी पहर में श्याम ने एक छोटी जगह पर अकेला अखबार पढ़ा। उसके फोटो के नीचे लिखा था, श्याम बाबा, पुणे की सड़कों से सच के स्टेज तक का सफर। उसने आंखों से अखबार हटाकर आसमान की तरफ देखा, और एक पल को उसकी आंखों में कोई रोशनी चमक उठी। शायद यह रोशनी किसी जीत की नहीं थी, सिर्फ एक सुकून की थी कि उसकी खामोशी अब किसी और की आवाज बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। डिनर आने वाला था। मीरा, श्याम, आरव, 3 कहानियां एक ही टेबल पर। लेकिन उसे पहले एक फैसला लेना जरूरी था। आरव जानता था, अब सिर्फ परिवार में नहीं, पूरे समाज के सामने एक सच रखा जाना है। एक ऐसा सच जो सिर्फ मेहता परिवार को नहीं, हर उस इंसान को जोड़ेगा जो कभी छोड़ा गया, दबाया गया, भूल दिया गया। एक हफ्ते के बाद, जब पुणे की गलियां अभी भी श्याम बाबा के नाम से गूंज रही थी, आरव ने एक निर्णय लिया। एक आखिरी कोशिश, एक अंतिम मिलान, जिसमें सिर्फ 3 लोग होते। उसने अपनी मां मीरा को समझाया, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के सामने लाना चाहता हूं जिसे आपने कभी अपने मन से भूलने की कोशिश की, लेकिन जो आज भी आपके हर आंसू में छुपा हुआ है। मीरा ने बस एक बार पूछा, वो जिंदा है? और जब आरव ने हाँ में सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक ऐसी संकोच भरी शांति थी, जैसे कोई पुरानी पतंग हवा में वापस उड़ने की इजाजत पा गई हो। वो रात एक साधारण रेस्टोरेंट में तय हुई। ना ज्यादा चामक धमक, ना वीआईपी सर्विस, बस एक पुरानी बंगाली रेस्टोरेंट जहां हर टेबल की लकड़ी से यादों की खुशबू आती थी। आरव ने सब कुछ खुद अरेंज किया। एक कोने की टेबल, 3 कुर्सियां, एक छोटा सा दिया और एक खाली प्लेट श्याम के लिए, जैसे एक मंत्र के लिए थां रखी हो। श्याम पहले आया। आज उसने एक पुरानी लेकिन साफ कुर्ता पहना था, जिसमें एक शाबाशी थी, अपने अस्तित्व की। आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, लेकिन हाथों में वही पुरानी कांप। और फिर मीरा आई, धीरे से, बिना किसी शब्द के, जैसे कोई राग छुपके से महफिल में आ बैठता हो। जैसे ही उसकी नजर श्याम से मिली, दोनों ने कुछ नहीं कहा। कोई नमस्ते, कोई कैसे हो नहीं, सिर्फ आंखें मिली। और उस नजर में जो व्यथा थी, जो यादें थी, उसे पूरी दुनिया ठहर गई होती अगर वो महसूस करती। श्याम ने खुद को संभलते हुए कहा, तुम वही हो मीरा, बिल्कुल वैसे ही। मीरा ने आंखों में आंसू रोककर मुस्कुराने की कोशिश की, और आप बिल्कुल बदल गए हो, लेकिन आपकी आंखें, वो कभी नहीं बदली। आरव चुपचाप बैठा था, जैसे एक दृश्य देख रहा हो, एक रंगमंच जहां कल आज से मिल रहा हो। फिर श्याम ने बात शुरू की, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था सालों पहले, पर जब विक्रम तुम्हारी जिंदगी में न आया, मैंने सोचा तुम्हारे लिए आराम ज्यादा जरूरी था, मेरी जैसी उलझी जिंदगी नहीं। मीरा ने आंखों से मना किया, आराम नहीं चाहता श्याम, सिर्फ सम्मान, जो मुझे लगा था विक्रम देगा। पर सम्मान जब झूठ पे खड़ा हो, तो वो भी एक दिन धूल बन जाता है। आरव ने तब एक लिफाफा निकाला, वही चिट्ठी जिसमें श्याम के नाम विक्रम का लिखा हुआ कन्फेशन था। उसने मीरा के सामने रखा। मीरा ने धीरे से उसे उठाया और हर शब्द को जैसे आंसू के साथ पढ़ा। जब उसने अंतिम लाइन तक पहुंचकर देखा, तू मेरा भाई था और मैं तुझे हार गया, तब उसके हाथों से लिफाफा गिर गया। श्याम ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उस रात उनके बीच कोई छुपी हुई भावना शब्दों में बदली। आपने हमेशा मुझे समझा श्याम, मैं ही थी जो डर गई, आपके करीब आने से नहीं, खुद से दूर जाने से। रात का भोजन शुरू हुआ, लेकिन किसी को भूख नहीं थी, सिर्फ बातें थी। श्याम ने अपनी जिंदगी के वो हिस्से बताए जो कभी किसी डायरी में नहीं लिखे। कैसे उसने विक्रम के साथ कंपनी शुरू की, कैसे उसने मीरा के लिए एक नेकलेस जमा किया था जो कभी दे नहीं पाया, कैसे उसने पहली बार फूल बेचने के लिए जब जमीन पर बैठना पड़ा तो उसका दिल नहीं, इज्जत टूट गई थी। मीरा ने तब एक कदम और लिया। उसने अपनी शादी से एक छोटी सी पायल निकाली और कहा, यह मैं कॉलेज में आपको देना चाहती थी। आपने तो सिर्फ नेकलेस संभाला, मैं पूरा दिल लेकर बैठ गई थी। आरव ने इस रात को यादगार बनाने का इरादा कर लिया था। उसने कहा, मैं आप दोनों के बीच कुछ लाया हूं। उसने एक फाइल टेबल पर रखी।
उसमें उस कंपनी के नए पेपर्स थे, मेहता एंड तिवारी फाउंडेशन। आज से आप दोनों इसके ट्रस्टीज हैं। ये कंपनी अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, यादों के लिए काम करेगी। और सबसे पहले काम होगा एक स्कूल बनाना जिसका नाम होगा श्याम विद्यालया। वहां सिर्फ सड़कों के बचपन नहीं, उनका अपमान भी पढ़ाई के जरिए मिटाया जाएगा। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह इंसाफ नहीं, ये एक नया जन्म है। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी सब कुछ खोने के बाद ही इंसान सच में जीना सीखता है। उस रात जब डिनर खत्म हुआ, तीनों बाहर निकले। हवा में एक अलग सी ठंडक थी। आरव ने सोचा, यही रात थी जिसका इंतजार उसके दिल को था। एक ऐसी रात जिसमें न सिर्फ गलतियां मानी गई, बल्कि उनसे ऊपर उठकर नई कहानी लिखी गई। जाने से पहले मीरा ने श्याम के हाथ में अपने हाथों से एक छोटा सा दिया रखा। यह रोशनी के लिए नहीं, यादों के लिए है। श्याम ने दिया हाथ में लेकर कहा, अब अंधेरा कम लगता है। आरव ने पहली बार माँ और दादाजी के बीच वो विश्वास देखा जो कभी शब्दों में था ही नहीं, सिर्फ आंखों में था। और उस रात उसने समझा कि कभी कभी एक डिनर नहीं, एक पूरी जिंदगी को थिक कर सकता है। डिनर के बाद वाले दिन कुछ अजीब था, जैसे शहर ने कुछ महसूस किया हो। एक कहानी का मोड़ जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे, पर उसकी गूंज हर कोने में थी। आरव सुबह से बेचैन था। रात की बातें उसके ज़ेहन में गूंज रही थी। दादाजी का चुप रहकार दिया जलाना, माँ का आंखों से पुरानी पयल देना, और उस मोमेंट का वजन जो टेबल पर थे, जहां तीन जिंदगियां एक बार फिर टकराई थी। लेकिन एक बात थी जिसे मीरा ने कहा था, और जो रात को छोटी सी लाइन जैसे लगी थी, लेकिन सुबह एक बिजली बनकर आरव के दिमाग में चमक उठी। ये वही करते जो उनके पिता करते। उस रात के बाद मीरा का चेहरा कुछ अलग था, जैसे उसने किसी भूल का अंतिम प्रायश्चित कर दिया हो। लेकिन जब उसने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू बस एक बेटी का बेटा नहीं है, तब उसका दिल कुछ और हाय कह रहा था। आरव ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन मीरा उस पल वहां से चली गई, सिर्फ एक मुस्कान छोड़कर, जो जैसे कोई अधूरा वाकया हो। आरव का मन तब हिल गया जब उसने श्याम से मिलने का फैसला किया। वो आज पहली बार बिना किसी सवाल के दादाजी से मिलना चाहता था, सिर्फ बैठना चाहता था उनके साथ, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी मिशन के, सिर्फ उनके पास। मंदिर की सीढ़ियों तक जाते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे आज कुछ खुलने वाला हो। और खुला भी। श्याम यूजुअल जगह पर नहीं थे। टेम्पल के पुजारी जी ने बताया कि वो पिछले कोने में बैठे हैं, थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। आरव ने तुरंत उधर दौड़ लगाई। वहां श्याम जमीन पर पलटी मारकर बैठे थे, हाथ में एक पुरानी फोटो। जब आरव पास गया तो उसने देखा, वो फोटो किसी औरत की थी। आंखों में रोशनी थी, एक बिंदी थी, और एक मुस्कान थी जो सिर्फ किसी नई माँ में होती है। उसने पूछा, यह कौन है? श्याम ने पलटकर देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, पर पूरा दर्द भर गया था। ये मीरा की माँ थी, तुम्हारी नानी, और मेरी पत्नी। आरव एक पल के लिए शांत रह गया। शब्द खो गए। घर के हर कोने में अब तक एक ही बात छुपी थी कि श्याम सिर्फ उसके पिता का भाई नहीं, उसकी माँ का प्रेम था। लेकिन यह बात तो उसने डिनर के दौरान जान ली थी, पर आज जो खुला, उसने आरव के पैरों ताले की जमीन खींच ली। और मीरा, क्या उनकी माँ ने किसी और से शादी की थी? श्याम ने धीरे से बोला। उस रात जब मीरा की माँ ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि उसका वक्त कम है, उसका लिवर खत्म हो रहा था। तुम्हारी माँ मीरा तब सिर्फ छोटी सी थी, 5 साल की। उसने मुझे लिखा कि अगर कुछ हो जाए तो मीरा को उसके भाई विक्रम के पास भेजना। मुझे पता था विक्रम मीरा से प्यार करेगा, अपने तरीके से ही सही। पर जब मैंने मीरा को छोड़ा था, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। आरव का गला सूख गया। तो मीरा, मेरी माँ, आपकी बेटी है। श्याम ने आंखों में एक गहरा दर्द ले जाकर सिर हिलाया। मैं कभी उसे बेटी कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि मैं उसके जीवन से कब का निकाल गया था। पर हर साल उसके जन्मदिन पर मैं उस मंदिर के बाहर दिया जलाता था और दुआ करता था कि वो खुश रहे। आरव अब संभाल नहीं पाया। उसने श्याम के हाथ पकड़ लिए। आप दादाजी नहीं, आप नानाजी हो, और मैं सिर्फ मेहता वंश का बेटा नहीं, मैं तिवारी वंश का भी हिस्सा हूं।
श्याम ने मुस्कुराकर कहा, तू दोनों वंशों का दीपक है बेटा। एक ऐसा दिया जो अंधेरा चीरता है, लेकिन सब कुछ जलाता नहीं, बस रोशनी देता है। उस रात आरव घर गया और मीरा के सामने बैठ गया, आंखों में आंसू, हाथों में वही फोटो जो श्याम देकर गए थे। माँ, आप मुझसे क्या छुपा रही थी? मीरा ने फोटो देखी, फिर आंखों में एक छाया सी आई, न डर की न शर्म की, सिर्फ एक सुखद दाढ़। मैं तुम्हें उसके बारे में कभी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी अपने सच से डरते डरते जीती रही। श्याम ने मुझे कभी नहीं छोड़ा आरव, मैंने ही उस छोड़ दिया। अपनी माँ की आखिरी बात मानकर मैं अपने सच से दूर चली गई। आरव ने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन अब वक्त आ गया है सब कुछ कहने का। आप भी उनके पास चलिए, सिर्फ माँ नहीं, एक बेटी बनकर। मीरा चुप थी, लेकिन आंखों से हाँ कह चुकी थी। रात को आरव ने एक और वीडियो बनाया। इस बार सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई थी स्क्रीन पर, क्या तुम सच में जानते हो तुम्हारे माता पिता का इतिहास क्या था? कभी उनसे पूछो, कहीं कोई श्याम तुम्हारे घर के बाहर भी हो सकता है। इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में हर घर के अंदर एक मिरर जैसा असर किया। लोग अपने बुजुर्गों से सवाल करने लगे, और मेहता घराना? वो अब एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन चुका था, जिसमें हर झूठ के बाद एक सच था, हर हानि के बाद एक सुकून। आरव के वीडियो के बाद, जिसमें उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, क्या तुम सच में जानते हो तुम्हारे माता पिता का इतिहास क्या था? एक ऐसा छुपा हुआ ज्वाला जग गया जो सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहा। पुणे के कॉलेजेस में छात्र अपने परिवारों के बारे में जानने लगे। ऑफिस के ब्रेक रूम्स में बुजुर्गों की पुरानी कहानियां छेड़ी जाने लगी, और हर नुक्कड़ पर लोग श्याम तिवारी के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति जो कभी एक कोने में फूल बेचता था और आज एक शहर का आईना बन गया था। इसी बीच आरव ने एक निर्णय लिया। अब श्याम दादाजी की कहानी सिर्फ इंटरनेट पर नहीं रहेगी। अब ये कहानी सामने आएगी उन आंखों के सामने जिन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं। उसने पुणे के एक छोटी लेकिन विभूतियों से भरी जगह चुनी, शिवाजी नाट्य मंदिर, एक रंगमंच जो कभी कभी वीर रस और कभी कभी करुणा में डूब जाता था। आरव ने वहां एक इवेंट प्लान किया, भूल गई कहानियां, एक साक्षात संवाद। मीडिया को बुलाया गया, कॉलेजेस को इनविटेशंस भेजे गए, एनजीओज, स्कूल टीचर्स और सीनियर सिटीजन्स फोरम्स सबको इनवाइट किया गया। दिन फिक्स हुआ, रविवार शाम 5 बजे। 3 व्यक्ति स्टेज पर होते, श्याम तिवारी, मीरा और आरव। लेकिन सबसे पहले स्पॉटलाइट में एक अकेले श्याम खड़े होते, पहली बार अपने पूरे अस्तित्व के साथ। जब श्याम आई तो ऑडिटोरियम भर गया। लोग बेंच पर, गैलरी में खड़े होकर सब सिर्फ एक चेहरा देखने आए थे, एक वृद्ध जिनकी आंखों में समय की गहराइयां थी, लेकिन जिन्होंने अपनी आवाज सिर्फ एक बार उठाई थी, एक थप्पड़ के रूप में। श्याम को आरव ने स्टेज तक ले जाने में मदद की। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ करीब हो। जैसे ही श्याम स्टेज पर खड़े हुए, एक पल के लिए ऑडिटोरियम में सिर्फ सन्नाटा छाया। फिर हल्की सी ताली बजने लगी, धीरे लेकिन सच्चे जज्बात के साथ। फिर पूरा हॉल गूंज उठा। श्याम ने मिक पकड़ा और पहली लाइन में ही सब कुछ बदल दिया। मैं आज ये कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं वो कहानी वापस लेने आया हूं जो मुझसे छीन ली गई थी। उसका गाला कप रहा था, लेकिन हर शब्द में एक दुम था। उसने बताया कैसे एक भाई ने उसका विश्वास तोड़ा, कैसे एक प्रेम ने कभी पूरा होने से पहले ही खुद को दफा कर दिया, कैसे एक विरासत सिर्फ कागजों से नहीं, रिश्तों से छिनती जाती है। उसने बताया कैसे उसने सिर्फ एक लड़की के लिए जिंदगी छोड़ी थी, मीरा, और कैसे उसी लड़की की आंखों में फिर से रोशनी आई, उसके बेटा के रूप में। मीरा तब स्टेज पर आई और अपनी कहानी बताई। उसने कबूल किया अपना दर, अपना समर्पण, अपना समझौता। मैं अपने माँ के कहने पर चाली गई थी, लेकिन मैं सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटी बनी, एक संवेदनशील महिला कभी बन ही नहीं पाई। श्याम ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैंने उनसे सब कुछ छुपा लिया। आज मैं पहली बार अपने सच के सामने खड़ी हूं और ये कहना चाहती हूं कि मेरे जीवन का सच यहां मेरे सामने बैठा है। आरव ने सबसे अंतिम में मिक लिया। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन उस गर्व में कोई अहंकार नहीं। मुझे
कभी ये नहीं पता था कि एक थप्पड़ मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देगा। मेरे लिए सच बोलना पहले सिर्फ हिम्मत था, अब वो जिम्मेदारी है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी पारिवारिक कंपनी मेहता एंड तिवारी इंडस्ट्रीज अपने नाम में तिवारी को वापस शामिल करेगी और एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगी। तालियों का तूफान छूट पड़ा। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस कर रहे थे। हर शब्द, हर याद, हर भूल, सब कुछ इस एक मंच पर साक्षात हो रहा था। इवेंट के अंत में आरव ने एक बॉक्स उठाया। उसमें एक पुरानी माला थी, श्याम की माँ की, जो उन्होंने कभी कॉलेज के जमाने में मीरा के लिए रखी थी। आरव ने मीरा के हाथ में वो माला रखी। ये उस प्यार के लिए है जो कभी बयान नहीं हो पाया, पर कभी खत्म भी नहीं हुआ। मीरा ने उससे गले लगा लिया और श्याम ने आंखें बैंड कर ली। एक आंसू छुपकर बाहर निकला, जैसे एक वचन पूरा हुआ हो। बाहर जब सब लोग निकले तो ऑडिटोरियम के गेटे पर एक छोटा सा बोर्ड लग चुका था। ये कहानी सच है, और अगर आप चाहें, आप भी इसमें अपना सच लिख सकते हैं। उस दिन पुणे रुक गया। न ट्रैफिक की चिंता थी, न वक्त की। सिर्फ एक कहानी थी, एक पुरानी, एक सच्ची, एक जो कभी भूल गई थी और अब हर दिल में बस गई थी। शिवाजी नाट्य मंदिर में हुई उस शाम के बाद पुणे सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक याद बन गया। श्याम की आवाज, मीरा के आंसू और आरव के वचन ने लोगों के दिल में ऐसा कुछ जगाया जो आज के समय में कब का सो गया था। असली इज्जत सचमैन होती है। विरासत कागजों से नहीं, व्यवहार से बनती है। पर यूएसएस मंच के बाद भी एक अंतिम कदम बाकी था। एक फैसला जो कानून के सामने होना था। एक वसीयत जो कभी जाली नहीं थी, बस दबा दी गई थी। आरव ने पूरे दिल से तय किया, अब इस सच को सिर्फ लोगों के दिल तक नहीं, कानूनी दस्तावेजों तक ले जाना है। श्याम, जो कभी मेहता एंड तिवारी कंपनी के सह-निर्माता थे, उनका नाम वापस उस दफ्तर के मुखिया दरवाजे पर होना चाहिए था। पर उसे भी आगे, उनका अधिकार उस धन पर नहीं, उस समन पर था जो कभी किसी ने उनसे छीन लिया था। उसने वो ओरिजिनल टेस्टेटमेंट जो उसने हवेली के सीक्रेट लॉकर में पाया था, लीगल एडवाइजर के पास ले जाकर फाइल किया। साथ ही दादाजी के साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें श्याम ने सारी कहानी सच्चाई के साथ बताई। जब जज के सामने ये सब प्रमाण रखे गए, पूरा कोर्ट एकदम शांत हो गया। विक्रम मेहता, जो पहले हियरिंग में नहीं आए थे, अब उनका लीगल टीम प्रेस में छुपा हुआ था। लेकिन सच के कदम की गूंज दरवाजों के पीछे भी सुनाई देती है। आरव ने दादाजी के हाथ में एक नया कोट पहनाया, सेफ्ट, हल्का लेकिन गरिमा से भरा हुआ। दादाजी, आज आप कानून के सामने जा रहे हैं, लेकिन आपका बोझ मैं ले चुका हूं, उसने कहा। श्याम ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा, आंखों में शब्द नहीं, बस आशीर्वाद था। कोर्टरूम में उस दिन कोई कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हर आंख एक गवाह थी। जब जज ने प्रमाण पढ़े, जब श्याम ने खड़े होकर अपना स्टेटमेंट दिया, से मुझे कभी धन से प्रेम नहीं था, लेकिन अपने काम से था। मुझे इज्जत चाहिए थी और वो कभी कागजों में नहीं मिली। उस वक्त सब कुछ एक कहानी नहीं, एक न्याय का पल बन गया। कोर्ट ने जब सुनवाई समाप्त की, तब जज ने कुछ सेकंडों की चुप्पी के बाद कहा, यह न्याय नहीं, यह उद्धार चुकाना है। श्याम तिवारी को आधिकारिक रूप से कंपनी का को-फाउंडर घोषित किया गया। लेकिन सबको तब हैरानी हुई जब श्याम ने खुद खड़े होकर कहा, मैं इस नाम को वापस लेना नहीं चाहता, मैं इस नाम को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेहता एंड तिवारी सिर्फ एक कंपनी ना रहे, वो एक ट्रस्ट बन जाए, जहां से उनके जैसे लोग पढ़ें, जिन्हें कभी किसी ने पूरा नाम दिया ही नहीं। पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा था। जज ने तब उनके प्रति डीप सम्मान व्यक्त किया। आरव ने दादाजी का हाथ पकड़ा और उसी वक्त एक प्रेस नोट तैयार करवाया। मेहता एंड तिवारी फाउंडेशन अब पुणे में एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसका 20% मुनाफा हर साल उन ऑर्फनेज और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को दिया जाएगा जहां से श्याम ने कभी जीवन का असलियत सीखा था। श्याम के लिए यह सब कुछ किसी सपने जैसा था। जब वो उस दिन कोर्ट से बाहर आए, जर्नलिस्ट्स ने चिल्ला चिल्ला के पूछा, आपको क्या लगता है, आपने जीत पाई? श्याम ने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं जीता, सच जीता है। और वो सभी लोग जीते जिनके पास कभी आवाज नहीं थी। पर श्याम ने एक और छुपी हुई शार्ट रखी थी, जो सिर्फ आरव जानता था। मैं इस वसीयत को तभी जीवित मानूंगा, जब
तुम इस विरासत का बोझ न पैसा समझकर एक जिम्मेदारी के रूप में उठाओ। आरव ने उनके पैर छूकर कहा था, मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए था दादाजी, पैसा तो सिर्फ मिट्टी है। अगले कुछ दिनों में कंपनी के बोर्डरूम का एक पुराना फ्रेम उतरा गया। उस पर सिर्फ एक फोटो होती थी, विक्रम मेहता की। उसकी जगह एक नया फ्रेम लगा जिसमें एक पुरानी फोटो थी, दो युवा साथी श्याम और विक्रम एक नए दफ्तर के सामने खड़े, आंखों में सपना लेके। नीचे लिखा गया, जो सपना छोड़ दिया गया था उसे जीवित करने का काम एक वंशज ने किया। विरासत वही होती है जो जिसमें सच के दाग हो, और इज्जत वही होती है जो उन दागों को दिखाने से दारे नहीं। श्याम ने उस दिन कंपनी के गेट पर खड़े होकर एक छोटी सी फूल की माला चढ़ाई। कोई भगवान नहीं था वहां, बस एक नाम था, और उस नाम को उस दिन पूरा कर दिया गया था। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। पुणे की हवा में एक अजीब सी निर्मल शांति थी। न वो भागती ट्रैफिक की चीख थी, न किसी न्यूज़ वन का शोर। आसमान पे बादल हल्की चादर की तरह थे, और मंदिर के पास एक वृद्ध पुरुष अपनी कुर्सी पर बैठे, आंखें बैंड किए, हाथ जोड़ने की स्थिति में थे, श्याम तिवारी। उसके हाथों में अब कोई फूल नहीं थे, ना ही कोई माला। सिर्फ एक कागज था, एक पत्रा, जिसे उसने जीवन के अंतिम पंक्ति के रूप में लिखा था। आरव जब पहुंचा तो सब कुछ थामा हुआ था। कुर्सी जिसमें दादाजी रोज बैठते थे वो वाहिन थी, पर आंखें खुली नहीं थी। श्याम की चाल थक गई थी, पर चेहरा एक प्रसन्ना सा उजाला ले आया था। उसके हाथों में वो कागज अब भी था। आरव ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए, ठंडे, आंखें बैंड। धीरे से उसने कागज निकाला और पढ़ा। आरव, जब तूने पहली बार मुझसे प्रश्न किया था तब मुझे पता था यह लड़का सिर्फ सच ढूंढने नहीं आया, यह सच को जिंदा रखने आया है। जो थप्पड़ तूने लिया उसमें मेरी जिंदगी की पुकार थी, पर जो गले तून लगेया उसमें मेरी मुक्ति थी। मैंने कभी तुझसे माँ का रिश्ता नहीं मांगा बेटा, पर तूने मुझे दादाजी कहकर वो सब दे दिया जो जिंदगी भर में सिर्फ सपने में जीता था। यह पत्रा तेरे लिए नहीं, तेरे जैसी सोच के लिए है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और श्याम को सड़क पर अपने होने का प्रमाण देना पड़े। तू अब विरासत नहीं, तू अब मशाल है। ले जा इस रोशनी को वहां जहां अंधेरा छुपा है। मैं नहीं हूं, पर मेरी सांस हर उस बच्चे के सपने में है जो सरकों पर सुकर सपने देखता है। अंत में बस एक बात, भूलना मत आरव, याद किए जाने से ज्यादा जरूरी है किसी को याद रखना। मेरा नाम मत पूछना लोगों से, उनकी आंखों में देखना। अगर दर्द हो तो मैं हूं, अगर रोशनी हो तो तू है। आरव ने पत्रा को आंखों से लगाया। एक आंसू था, न कबूल का न पछतावे का, एक समर्पण था। उसने दादाजी के पैरों के पास एक छोटी सी फूलों की टोकरी रखी, उसी जगह जहां पहले दादाजी बैठकर लोगों को फूल देते थे। मंदिर के पुजारी जी ने धीरे से आकर हाथ जोड़े। वो आज भी यहां हैं बेटा, बस देखने का नजरिया बदल गया है। फ्यूनरल में कोई शान शौकत नहीं थी, न वीआईपी सीट न बड़े पॉलिटिशियंस। सिर्फ लोग थे जो कभी शाम से फूल ले चुके थे या जिन्हें उसका वीडियो छू गया था। एक छोटी लड़की आई जिसे श्याम ने कभी बिस्किट दिया था। उसने अपने स्कूल की कॉपी में लिखा था, श्याम बाबा द मैन हु लव्ड साइलेंटली। आरव ने कॉपी संभल के रखी। अंत्येष्टि के बाद आरव ने एक नया पड़ाव शुरू किया। श्याम के नाम पर बनी फाउंडेशन का पहला स्कूल पुणे के एक बस्ती में खुला। नाम रखा गाया श्याम दीप विद्यालय। हर क्लासरूम के अंदर एक पंक्ति लिखी गई थी, रोशनी वही होती है जो खुद जलती है दूसरों के लिए। हर शाम आरव वहां जाता, बच्चों के साथ बैठता, कहानियां सुनाता, सच्ची कहानियां जिसमें कोई हीरो बड़ी बिल्डिंग का मालिक नहीं होता, लेकिन एक सड़क पर छोटा सा फूल बेचने वाला इंसान होता है जो एक थप्पड़ में पूरी जिंदगी के झूठ हिला देता है। मीरा अब स्कूल की सांझलक थी। उसने घर नहीं, अपना अस्तित्व चुना। अपने पिता के लिए एक एक कोने में रंग भरे। उसने एक ड्रॉर में वो पायल रखी थी जो कभी शाम को देना चाहती थी, लेकिन अब उसे मंदिर के सामने रखती थी हर पूर्णिमा को। अब मैं नहीं घुंघरू बजाऊंगी बाबा, अब आपके बचपन के सपने बजेंगे। और विक्रम, उसने कंपनी के सब पढ़ छोड़ दिए, एक शिकायत के बिना। उसने कहा था, शाम ने जो जीता उसका हिसाब कभी नहीं होगा।
आज वो ऋषिकेश के पास एक छोटी गौशाला में सेवा करता है। हर दिन एक पत्र लिखता है, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, खुद के लिए। कुछ कहानियां ऐसे शब्द में खत्म होती हैं जिनके बाद कोई बिंदु नहीं होता, सिर्फ एक सन्नाटा होता है जो बोलता नहीं पर हमेशा सुनाई देता है। आरव ने एक दिन छोटी सी डायरी लिखी। उस डायरी की अंतिम पंक्ति में लिखा था, एक थप्पड़ लगा था, पर उस थप्पड़ ने मुझे जगा दिया। मुझे सिर्फ एक दाग लगा था, लेकिन दादाजी, आपने मुझ में एक चेहरा छोड़ दिया। उस दिन से पुणे के हर मंदिर के बाहर एक पत्थर की मूर्ति नहीं, एक कुर्सी रखी गई, खाली। नीचे लिखा था, ये उसके लिए है जिसे कभी सुना नहीं गया। बैठिए, सुनने वाले अब जाग चुके हैं।